न्यूज़ 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। जो कहूंगा सच कहूंगा और डंके की चोट पर कहूंगा। और आज कुछ ऐसी कड़वी बातें कहने वाला हूं जो आम लोगों को भी कड़वी लगेंगी, जो सत्ताधारी हैं उनको भी कड़वी लगेंगी, जो विपक्ष में बैठे हैं उनको भी कड़वी लगेंगी, जिन्होंने अपने अपने दुकान चला रखे हैं उनको भी कड़वी लगेगी, जो ठेला लेकर के निकल रहे हैं उनको भी कड़वी लगेगी, क्योंकि ये कड़वा घूंट हम लोगों को पीना ही होगा। क्या झारखंड एक बार फिर से लॉकडाउन के मुहाने पर खड़ा है? क्या लॉकडाउन बेहद जरूरी है? क्या हमारे पास लॉकडाउन के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है? जब मैं ये सवाल कर रहा हूं तो मुझे पता है कि आप लोगों को मेरे सवाल से ऐतराज होगा कि ये क्या बात हो गई, दुकान बंद करने से किसका भला होगा। मुझे पता है कि आप सवाल ये खड़े करेंगे कि देश के गृह मंत्री जो हैं वो उत्तर प्रदेश में रैली करते हैं और भीड़ से भरी हुई पोस्टर्स शेयर करते हैं कि ऐसा प्यार किसे मिला है, देखिए हमें मिला है, सीना ठोक करके। आप वहां पर सवाल खड़े क्यों नहीं करते? सरकार आपके द्वार को लेकर के इतने बड़े बड़े कार्यक्रम हुए, क्या कोरोना वहां से नहीं फैला? राज्य के मुख्यमंत्री को लेकर के आप सवाल क्यों नहीं खड़े करते? तो भैया सवाल तो हम हर किसी को लेकर के खड़े करते हैं और आज फिर खड़े कर रहे हैं, लेकिन सबसे सवाल खड़े करने से पहले मैं एक बात पूछ रहा हूं कि क्या आप अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं? आपकी जिम्मेदारी भी तो जरूरी है। क्या आप मास्क पहन रहे हैं? अपने बच्चों को मास्क पहना रहे हैं? क्या 31 दिसंबर और 1 जनवरी को आप पिकनिक मनाने नहीं गए? सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन नहीं किया? मेरे पास आंकड़े हैं कोरोना के, पिछले 10 दिन के आंकड़े जो कोरोना के हैं वो कह रहे हैं कि हां झारखंड में लॉकडाउन बहुत जरूरी हो गया है। हमें नहीं पता कि आपदा प्रबंधन विभाग की जो बैठक कल होने वाली है उसमें फैसला क्या होने वाला है, लेकिन हमें यह पता है कि उसमें फैसला क्या हो सकता है। तो आज ये तमाम बातें होंगी और इन तमाम बातों को हम करेंगे डंके की चोट पर। अभी से बस 1 घंटे पहले न्यूज़ 11 भारत खबर दिखा रहा था कि राज्य के आपदा प्रबंधन सचिव को एक चिट्ठी लिखी गई है। चिट्ठी लिखी है अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अरुण कुमार सिंह ने, जिसमें उन्होंने कुछ सुझाव दिए हैं कि ये किया जा सकता है। सिर्फ उन सुझावों को जब न्यूज़ 11 भारत दिखा रहा था तो पता है लोगों के कमेंट्स क्या आ रहे थे सोशल मीडिया पे? पहला आ रहा था बिकाऊ मीडिया, दूसरा आ रहा था भांड मीडिया, तीसरा आ रहा था दलाल मीडिया, चौथा आ रहा था कि किसी के मरने का जश्न अगर देखना हो तो मीडिया से देखिए, पांचवा यह कमेंट आया कि भैया राज्य के जो नेता हैं, राज्य के जो अभिनेता हैं, राज्य के में हर कोई अपना अपना काम कर रहा है, पैसे वाला अपना काम कर रहा है, सिर्फ आम लोग घर बैठ करके कोरोना को हराएं, वाह रे मीडिया। ये तमाम सवाल थे। तो क्या झारखंड में फिर से लॉकडाउन के मुहाने पर झारखंड पहुंच चुका है? क्या एक बार फिर हम लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहे हैं? क्या अब लॉकडाउन ही उपाय है? हम जब ये सवाल पूछ रहे होंगे तो बदले में हमें जवाब नहीं मिलेगा, बस लोगों की तरफ से कहा जाएगा बिकाऊ मीडिया, दलाल मीडिया, बेशर्म मीडिया। लोग कहेंगे नेता रैली कर रहे हैं, अभिनेता अभिनय कर रहे हैं, फिल्में करोड़ों करोड़ कमा रही हैं और आम आदमी घर में बैठकर कोरोना को हराए, वाह 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 वाह। तो हम कहेंगे आम आदमी हमें गाली दे, आप दीजिए, बेशक गाली दीजिए, लेकिन एक बार वो मंजर याद कर लीजिए जब शमशान घाट में मुर्दों को जलाने की जगह नहीं थी, अस्पतालों में बेड नहीं था, ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए मारा मारी चल रही थी, रेमडेसिविर की कालाबाजारी हो रही थी। याद कीजिए वो वक्त। यकीन है आपने भी किसी अपने को खोया होगा, आपने अपनी आंखों के सामने किसी को दम तोड़ते देखा होगा, तो दीजिए गाली, अच्छे से दीजिए गाली, कोसिए सरकार को, लेकिन सुरक्षित रहिए, घर में रहिए, बस इतना सा निवेदन है। ये रिपोर्ट देखिए। क्या एक बार फिर लॉकडाउन के मुहाने खड़ा है झारखंड? क्या लॉकडाउन ही अब उपाय है? क्या लॉकडाउन लगाना ही पड़ेगा? हम जब ये सवाल पूछ रहे हैं तो हम जानते हैं कि आपको ये सवाल बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। हम ये भी जानते हैं कि आप लोग उल्टा हमें ही कोसेंगे कि हम ऐसा दिखा रहे हैं, हम वैसा दिखा रहे हैं, लेकिन हुजूर आप अपने दामन में तो देखना ही नहीं चाहते। आप प्रधानमंत्री पर सवाल उठाते हैं कि वो रैली करते हैं, आप मुख्यमंत्री पर सवाल उठाते हैं कि वो रैली करते हैं, पर क्या एक बार भी आप अपना दामन देखते हैं?
ये तस्वीर रांची से पतरातू जाने वाली सड़क की। सड़क जाम है, जबरदस्त जाम। अब इसे सुनिए। इस जाम में एक एम्बुलेंस भी फंसा हुआ है। ये सब वो लोग हैं जिन्होंने मौज मस्ती को जिंदगी के ऊपर माना है। ये सब नए साल के खुमार में भूल गए कि देश और राज्य में कोरोना की स्थिति क्या है। कोरोना की स्थिति दिन पर दिन खतरनाक हो रही है। आंकड़े डरा रहे हैं, लेकिन हमें अब भी पता है आप मीडिया को ही अपशब्द बोल रहे होंगे, कह रहे होंगे बिकाऊ मीडिया, लेकिन फिर भी हम कहेंगे घर पर रहिए हुजूर, सुरक्षित रहिए हुजूर। लेकिन आप नहीं मानेंगे, आप जान के ऊपर डांसर का डांस रखेंगे। महाराज जिंदा रहिएगा तो बहुत डांस देखिएगा, जिंदा ही नहीं रहिएगा तो क्या खाक देखिएगा। हाँ, ये सच है कि हम लॉकडाउन के मुहाने पर बैठे हैं। धीरे धीरे तैयारी कर लीजिए, बहुत जल्द आपदा प्रबंधन की बैठक होने वाली है और इसमें कुछ बड़े फैसले आ सकते हैं। उन फैसलों से पहले राज्य के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने राज्य के आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव को कुछ सुझाव भेजे। राज्य के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने दिया सुझाव। राज्य के अपर मुख्य सचिव ने राज्य के आपदा प्रबंधन सचिव को दिया सुझाव। 15 जनवरी तक सारे पार्क, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्टेडियम 15 जनवरी तक बंद करने का सुझाव। सारे स्विमिंग पूल, जिम और इंडोर स्टेडियम को 15 जनवरी तक बंद करने का सुझाव। अगले आदेश तक सारे धार्मिक स्थलों को बंद करने का सुझाव। मेला पर पूर्ण प्रतिबंध, हाट बाजार को कोविड प्रोटोकॉल के साथ इजाजत का सुझाव। शादी समारोह या भीड़ भाड़ वाले कार्यक्रमों में 50 से ज्यादा लोगों के जुटने पर प्रतिबंध का सुझाव। नॉन एसेंशियल दुकानों को हर दूसरे दिन खुलने की इजाजत मिले और शाम 5 बजे तक ही इजाजत का सुझाव। स्कूल, कॉलेज और कोचिंग अगले आदेश तक ऑनलाइन करने का सुझाव। रेस्तरां को सिर्फ होम डिलीवरी का भी सुझाव। ऑफिस भी सिर्फ 50% क्षमता के साथ चलाने का सुझाव। कार्यालयों में बायोमेट्रिक अटेंडेंस पर पूरी तरह से रोक का सुझाव। शॉपिंग मॉल बंद करने का सुझाव, अगर मॉल खोले भी जाएं तो सिर्फ 25% क्षमता के साथ। दूसरे देश से आने वाले लोगों के लिए RT-PCR निगेटिव रिपोर्ट जरूरी की जाए। 15 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू का प्रावधान हो। एसेंशियल दुकानों को इससे बाहर रखने का सुझाव। रविवार को नॉन एसेंशियल दुकानों को बंद रखने का सुझाव। देखिए, यहाँ पे हमारे 340 ऑक्सीजन युक्त बेड बिल्कुल रेडी हैं। ICU के बेड्स भी रेडी हैं, PICU, SNCU, तो व्यवस्था यहाँ पर है। दवाइयाँ भी उपलब्ध हैं, किट भी हैं। कुछ विशेष हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं, एक अलग से OPD भी स्थापित करेंगे। इस बार आयुष्मान भारत के अंतर्गत भी आवश्यकता पड़ने पर हम अपने पेशेंट जो भी आयुष्मान भारत से कवर्ड हैं उनको कोविड ट्रीटमेंट का लाभ देंगे। 104 हेल्पलाइन का सभी जो भी हमारे राज्य के निवासी हैं वो सदुपयोग करें, उसको कॉल करें। यदि कोई भी उनको समस्या है, वहाँ हमने डॉक्टरों की टीम को तैनात किया है और 104 के माध्यम से उन्हें टेली कंसल्टेशन की सुविधा, ई-संजीवनी के माध्यम से टेली कंसल्टेशन की सुविधा प्रदान की जाएगी। अपेक्षित है, सबसे मेरा करबद्ध अनुरोध है कि वे मास्क निश्चित रूप से लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग करें। मीडिया और सरकार ये आपको सतर्क ही कर सकते हैं। बहुत हुआ तो थोड़ी कड़ाई हो जाएगी। आपकी गाली सुनने को भी हम तैयार हैं, लेकिन बस एक निवेदन है, हम वो मंजर फिर से नहीं देखना चाहते। हम अपनों को नहीं खोना चाहते। जीवन रहेगा तो जीविका भी रहेगी, जीवन ही नहीं रहेगा तो जीविका का करेंगे क्या। तो बस सहयोग कीजिए, अपनों का, अपने प्रशासन का, अपनी सरकार का। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। तो कुल मिलाकर के देखिए, स्थितियां बहुत विकट होती जा रही हैं। कुछ आंकड़े हैं मेरे पास, मैं उन आंकड़ों को आपको गिना देता हूं। उन आंकड़ों को मैं गिना देता हूं तो आपको लगेगा कि भैया मैं जो बोल रहा हूं, हाँ मुझे पता है कि आपको मेरी बातें नागवार गुजर रही होंगी। मैं सोशल मीडिया के कमेंट्स भी लाइव देख रहा हूं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि अपनी बकवास बंद रखिए। प्रभु, अगर आपको बकवास पसंद नहीं आ रही हो तो आप टीवी बंद कर लीजिए, और तो हम आपसे क्या कह सकते हैं। सिंपल सी बात है। कुछ लोगों को यह बात परेशान कर रही है कि भाई जो दैनिक मजदूरी करने वाले लोग हैं, जो रोज कमाने वाले लोग हैं, उनका घर कैसे चलेगा। बिल्कुल सही बात है, आपका सोचना एकदम जायज है
और आप एक जागरूक आदमी भी हैं, कुछ ना कुछ इसको लेकर के सरकार को करना ही पड़ेगा, जैसे दीदी किचन की तरह कुछ ना कुछ अल्टरनेट उपाय करने पड़ेंगे, क्योंकि जान रहेगी तभी तो आप जीविका चलाइएगा। बहुत सही सवाल है आपका। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई हमें नौकरी से हटा दिया गया, हम कोविड काल में सरकार की मदद कर रहे थे, हम काम कर रहे थे, और जैसे ही कोरोना खत्म हुआ हमें सरकार ने हटा दिया। आपको फोन किया गया, आपने फोन नहीं उठाया। सर, दिन भर में 500 से 700 कॉल्स आते हैं, पता नहीं आपने किनको कॉल किया, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे आपने एक बार भी नहीं बताया कि हाँ इस तरीके का कुछ हुआ है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर मुझे जानकारी होती, आपको ऐसा लगता है, तो वो किसी के भी खिलाफ होता, मैं खबर दिखाता और डंके की चोट पर दिखाता, लेकिन मुझे इसकी जानकारी नहीं हुई थी सर, इसलिए। लेकिन अब आते हैं मुद्दे की बात पर। मुद्दे की बात यह है, क्या हम मास्क लगाते थे? अगर मास्क लगाते हैं, सैनिटाइजर का प्रयोग करते हैं, तो भाई ये कोरोना बढ़ कैसे रहा है? देखिए, आंकड़े ये कह रहे हैं कि 1 जनवरी के दिन 2022 का जो पहला दिन है, 2022 के पहले दिन रांची में 495 मरीज मिले हैं, पूर्वी सिंहभूम में 123, धनबाद में 113, आप देख लीजिए, सब पश्चिमी सिंहभूम में 53, हजारीबाग में 43। तो इन आंकड़ों को जब आप देखते हैं तो आपको क्या लग रहा है? क्या ये झूठे आंकड़े हैं या फिर ये सच्चे आंकड़े हैं? अब मैं आपको बता देता हूं, मैं एक ग्राफिक्स के माध्यम से आपको पहले दिखा देता हूं कि अगर जो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो सुझाव आया है, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य की तरफ से, वो सुझाव क्या है, मेरे पैनल से एक बार मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि एक ग्राफिक्स प्लेट है, प्लीज उस ग्राफिक्स प्लेट को एक बार दिखाइए, ताकि दर्शकों को समझ में आए कि अगर सरकार कुछ डिसीजन लेती है तो वो कौन से क्षेत्र होंगे जिन क्षेत्रों पर थोड़ी कड़ाई होगी। देखिए, शॉपिंग मॉल को बंद करने को कहा गया है, लेकिन कहा गया है कि अगर शॉपिंग मॉल खुले रखे जाएंगे तो 25% ही क्षमता के साथ खुले रखे जाएंगे, और उन्हीं लोगों को प्रवेश दिया जाएगा जिनमें कि सभी वैक्सीनेटेड हो, दोनों वैक्सीन जिन्होंने लिया हो। रविवार को नॉन एसेंशियल जो दुकानें हैं, उन दुकानों को बंद करने का आदेश है। भैया सुझाव ये मिला, अभी इसको ये मत समझिए कि लॉकडाउन लागू हो गया है, ये बस यही है। 15 जनवरी तक सुझाव है कि भैया जितने पार्क हैं, स्टेडियम है, स्विमिंग पूल्स हैं, इनको बंद कर दिया जाए, जिम को बंद कर दिया जाए, इंडोर स्टेडियम को बंद कर दिया जाए 15 जनवरी तक, ताकि उसके बाद फिर स्थिति का आकलन हो, और आकलन करने के बाद फिर आगे का फैसला लिया जाए। मेले पर पूरी तरीके से रोक लगा दी जाए। हाँ, हाट बाजार जो लगते हैं तो कोविड प्रोटोकॉल जो है, मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग, इनको ध्यान में रख करके और उन हाट बाजारों को चलाया जाए। नॉन एसेंशियल जो दुकान है उनको ऑल्टरनेट डेज, यानी मान लिया सोमवार को अगर वो खुलते हैं तो मंगलवार को बंद रहे, फिर बुधवार को खुले, इस तरीके से, ताकि जीवन भी चले, जीविका भी चले। रेस्टोरेंट्स को होम डिलीवरी का जो है वो सुझाव दिया गया कि भाई रेस्टोरेंट्स को होम डिलीवरी करवाई जाए। ऑफिस जो है उसमें आधे लोग, यानी 50% अटेंडेंस, 50% क्षमता के साथ ऑफिस को चलाने का यह सुझाव है। आपदा प्रबंधन विभाग की बैठक है, मुख्यमंत्री ने कहा कि देखिए अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए, सीधी सी बात है कि भैया सारे स्थितियों का हम आकलन करेंगे और उस आकलन के बाद हम कोई फैसला लेंगे। राज्य सरकार ने कहा है कि जीवन भी जरूरी है, जीविका भी जरूरी है, तो हम उसी लिहाज से आगे बढ़ेंगे। हमने पहले भी कोरोना को हराया है, आगे भी हराएंगे। लेकिन इन सब के बीच जो पतरातू की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, या धनबाद में जो रशियन डांस आपको दिखा रहे हैं, इन तमाम चीजों में के पीछे इनको देखने वाले कौन है, आप बताइए? क्या हम और आप हैं? आप कहिएगा कि उत्तर प्रदेश में रैलियां हो रही हैं, आप वहां सवाल क्यों नहीं उठा रहे हैं? मैं डंके की चोट पर सवाल उठा रहा हूं, मैं कहता हूं कि ये रैलियां नहीं होनी चाहिए, लेकिन सिर्फ आवाज ही तो उठा सकते हैं हम, इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं, आप ये बताइए। मैं एकदम डंके की चोट पर इसका विरोध करता हूं कि भाई इस स्थिति में ये रैलियां नहीं होनी चाहिए। तो चलिए, मेरे साथ कुछ सहयोगी हमारे जुड़े हुए हैं, एक बार मैं रुक करता हूं उन सहयोगियों का। मेरे साथ रांची से मेरे सहयोगी राकेश जुड़े हुए हैं, मेरे साथ जमशेदपुर से मेरे सहयोगी प्रभात जुड़े हुए हैं, और देवघर से मेरे सहयोगी अमरनाथ पाठक जुड़े हुए हैं। राकेश, रांची में स्वागत जो नए साल का होता है 1 जनवरी 2021, और 1 जनवरी 2021 के तमाम अखबारों की हेडलाइंस यही थी कि रांची में पिछले 24 घंटे में 495 कोरोना संक्रमित। मैं अभी अपने सोशल मीडिया पर, न्यूज 11 भारत के सोशल मीडिया पेज पर देख रहा हूं, 90% लोग हमें या तो बिकाऊ मीडिया, दलाल मीडिया कह रहे हैं, और उनके पीछे का तर्क ये है कि हम कह रहे हैं कि भैया ये स्थितियां हैं। ठीक है, पतरातू घाटी की हम तस्वीर दिखा रहे हैं, तस्वीर ये कहती है कि पूरी घाटी में जाम लगा हुआ था। ये वो लोग थे जिन्होंने जीवन के ऊपर मौज मस्ती को प्रेफरेंस दी। ठीक है,
आपदा प्रबंधन सचिव को एक सुझाव गया है जो कि अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अरुण कुमार सिंह ने दिया है। उन्होंने कहा है कि भैया देखिए ये कुछ पाबंदियां हैं जिनको लागू किया जाना चाहिए। यानी सरकार भी अब मान रही है कि स्थितियां जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है धीरे धीरे। आपदा प्रबंधन की कल बैठक भी है, बैठक में मुख्यमंत्री का ट्वीट भी आ चुका है कि देखिए तमाम आकलन के बाद हम कोई फैसला लेंगे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हम आप और आम लोग ही वो लोग हैं जिन्हें सब कुछ ध्यान रखना है, अपना और अपने परिवार का बचाव करना है। मुझे याद आता है वो वक्त जब पूरा का पूरा परिवार कोविड पॉजिटिव होता था, आपके पास मेरे पास तमाम लोगों के पास फोन आते थे कि भैया एक ऑक्सीजन सिलेंडर जुगाड़ हो जाएगा क्या, भैया एक बेड अस्पताल में जुगाड़ हो जाएगा क्या। लेकिन देखिए लोग भूल जाते हैं ये वक्त। राकेश कहा कि लोग उस मंजर को, उस त्रासदी को शायद भूल चुके हैं और यही वजह है कि लोगों का आचरण जो है वो कहीं ना कहीं बहुत, आप देखेंगे कि फ्री हो चुका है, लोग मास्क का उपयोग नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब थोड़ी स्थिति बदली है जब से कोरोना के रफ्तार में तेजी आई है, जब से लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं। आज का ही आंकड़ा आप देख लीजिए भारतीय की 24 घंटे में 1007 नए केसेस आए हैं और वर्तमान में अगर आप केसेस की बात करें झारखंड में तो 3000 से ज्यादा का आंकड़ा पहुंच चुका है। तो कहीं ना कहीं जो स्थिति है वो चिंताजनक है और सरकार की भी इस पर चिंता है। लिहाजा सरकार ने कल आपदा प्राधिकरण की बैठक बुलाई है। उस बैठक में कई सारे फैसले लिए जा सकते हैं। इस बात की संभावना भी जताई जा रही है कि भारतीपुर में जो सरकार ने जो छूट दे रखी थी वो छूट सरकार जो है मौजूदा वक्त को देखते हुए खत्म कर सकती है। मसलन पार्क को बंद किया जा सकता है, स्विमिंग पूल को बंद किया जा सकता है। इसके अलावा जो मॉल्स हैं उनको भी बंद करने की बात कही जा रही है। हालांकि कई तरह के सुझाव उसको भी लेकर भी आए हैं कि वहाँ हो सकता है कि स्ट्रेंथ कम रखा जाए, 25% लोगों का ही स्ट्रेंथ रखा जाए, वैसे लोगों की एंट्री मॉल में दी जाए जो डबल डोज वैक्सीनेटेड हो चुके हैं। तो कई तरह के प्रिकॉशंस मेजर्स करने की बात राज्य सरकार की तरफ से की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव ने सरकार को कई सुझाव भी दिए हैं। उन सुझावों पर कल जो है वो राज्य सरकार फैसला भी ले सकती है। कल बैठक प्रस्तावित भी है। तो कल का दिन बेहद अहम है झारखंड के लिहाज से और सरकार अपने स्तर से तो काम कर ही रही है। तमाम चीजों का खुद मुख्यमंत्री एनालिसिस कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री ने ट्वीट भी किया और लोगों से ये अपील भी की कि आप घर से निकले तो मास्क पहन कर निकले, अपने बुजुर्ग माता पिता का ख्याल रखें, अपने घर के बच्चों का ख्याल रखें। तो सरकार के तरफ से जो चीजें हैं वो उस दिशा में सरकार ने कदम बढ़ा दिया है। अब जरूरत है कि लोग भी थोड़े सजग हो जाए, लोग भी अपने आचरण में थोड़ा बदलाव करें, क्योंकि आपने देखा होगा कि 31st नाइट हो या 1 जनवरी की बात हो तो जबरदस्त क्राउड देखने को मिला था, जबकि उससे पहले स्वास्थ्य विभाग की बैठक हुई जिसमें मुख्यमंत्री भी मौजूद थे, स्वास्थ्य मंत्री भी मौजूद थे और मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील किया था कि आप घर में ही रहकर नया साल मनाएं। लेकिन उस अपील का बहुत असर भारतीय नहीं दिखा। सड़कों पर आपने देखा जबरदस्त क्राउड थे, चाहे पतरातू डैम की बात कर ले या दूसरे पिकनिक स्पॉट्स की बात कर ले। तो लोगों को भी अपने आचरण में सुधार लाने होंगे, लोगों को भी राज्य सरकार के गाइडलाइन को पालन करना होगा, केंद्र सरकार के जो गाइडलाइन है उसका पालन करना होगा और जो प्रिकॉशंस राज्य सरकार ने मेजर्स करने की बात कही है उसको सख्ती से पालन कराना होगा जिला प्रशासन को भी। तो एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है भारतीय। जब तक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आएगी आप और हम कोरोना से नहीं जीत सकते हैं। पिछली बार जो त्रासदी हुई थी उस मंजर को कोई भूला नहीं है भारतीय, अभी भी लोगों के जहन में है, लेकिन लोग थोड़ी बेफिक्री में रहते हैं। आपको भी पता है अगर उस मंजर को लोग याद करेंगे तो कहीं ना कहीं अपने आचरण को बदलना आज से वो शुरू कर देंगे। और हम लोगों को डरा नहीं रहे हैं, हम लोगों को वास्तविकता बता रहे हैं, हम उस सच्चाई से लोगों को रूबरू करा रहे हैं कि अब यहां से अगर आप अपने आचरण को नहीं बदलते हैं, अगर यहां से आप अपने आप को नहीं चेंज करते हैं तो संकट बड़ा हो सकता है, संकट विकराल हो सकता है, पिछले बार की त्रासदी जैसी तस्वीर हो सकती है। लेकिन एक सुखद बात यह है भारतीय कि पूरे देश में 90% के आसपास जो लोग हैं वो वैक्सीनेटेड हो चुके हैं, पहला डोज वो ले चुके हैं। 60 से 65% लोग जो हैं वो डबल डोज वैक्सीनेटेड हो चुके हैं। झारखंड में भी आंकड़े संतोषजनक है। हालांकि सरकार ने वैक्सीनेशन की रफ्तार को बढ़ाने की बात कही है, टेस्टिंग की रफ्तार को बढ़ाने की बात कही है। तो बहुत
पैनिक होने की जरूरत नहीं है। और मुख्यमंत्री ने एक बात अभी थोड़ी देर पहले ट्वीट करके ये भी कहा कि आप अफवाहों पर ना जाए, क्योंकि तरह तरह की खबरें चल रही है कि झारखंड में मिनी लॉकडाउन लग गया, झारखंड में ये चीजें बंद हो गई, वो चीजें बंद हो गई। तो ये कल सारी चीजें पर तय होनी है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से राज्य सरकार को सुझाव दे दिए गए हैं, अब उस पर सरकार मंथन करेगी। कल जो आपदा प्राधिकरण की बैठक है उसमें ही सारी चीजें को मौजूदा जो स्थिति है उसका राज्य सरकार आकलन करते हुए कोई फैसला लेगी। भारती, बिल्कुल। चलिए एक बार मैं देवघर का रुख करता हूं। अमरनाथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवघर में 1 जनवरी को 20 मामले सामने आए। अमरनाथ जी, सवाल ये उठता है कि ठीक है, हम समझ रहे हैं कि जीविका बहुत जरूरी है, लेकिन जीवन भी तो उतना ही जरूरी है। देवघर में क्या नजर आ रहा है? क्या लोग सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, इन तमाम चीजों का पालन कर रहे हैं? कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन कर रहे हैं? प्रशासन की क्या तैयारी नजर आ रही है देवघर में? जी अभिषेक, मैं आपको बताऊं कि आप मेरे आसपास से जो लोग गुजर रहे हैं, आप देख सकते हैं उन लोगों को कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का ना तो पालन कर रहे हैं और ना ही लोग मास्क लगा रहे हैं। मास्क लगाने वालों की संख्या पर अगर हम बात करें तो 100 में 1 लोग जो हैं ऐसे लोग जो जरूर मास्क लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी कर रहे हैं। और जहां तक जिला प्रशासन की बात रही तो जिला प्रशासन लगातार लोगों को सचेत कर रहा है, लोगों को बता रहा है कि आप मास्क का उपयोग कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। इसके बावजूद लोगों पर इसका कोई असर नहीं है। सबसे बड़ी मैं बात आपको बताऊं अभिषेक कि कल 1 जनवरी थी और 1 जनवरी को लेकर के सरकार की ओर से और साथ साथ जिला प्रशासन की तरफ से गाइडलाइन जारी किए गए थे कि जिन लोगों ने 2 डोज के सर्टिफिकेट लेकर के आएंगे कोरोना का टीका का, उन्हीं लोगों को मंदिर में प्रवेश दिया जाएगा। लेकिन लगभग 1.5 लाख से ज्यादा की संख्या देवघर में कल भक्तों की पहुंची थी और ऐसे में उनके आगे प्रशासन नतमस्तक हो गया और या फिर कहें कि उनकी स्थिति मैंने काबू से बाहर हो गई और प्रशासन जांच नहीं कर पाया और लोगों को ऐसे ही प्रवेश कराया गया। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि स्थितियां जो है यहाँ देवघर की, लगातार हम 4 दिन की बात करें तो 4 दिन के भीतर 67 मामले आ गए हैं। हालांकि अभी तक रिपोर्ट नहीं आया है आज का कि आज कितने मामले सामने आए हैं अभी तक। और रिपोर्ट की अगर हम बात करें, जांच रिपोर्ट की, तो लगभग 30,000 के आसपास जांच रिपोर्ट अभी पेंडिंग है जिनका की जांच रिपोर्ट आना है। तो आप ये समझिए कि अगर जैसे ही जांच रिपोर्ट अगर आता है तो उसके बाद तो स्थिति जरूर चौंकाने वाली होगी देवघर की। जी अभिषेक। प्रभात, जमशेदपुर से मेरे सहयोगी प्रभात भी मेरे साथ हैं। प्रभात, अब तक के आंकड़े कह रहे हैं कि जमशेदपुर में 179 मामले, जहां तक मेरा आंकड़ा कह रहा है कि 179 मामले अब तक जमशेदपुर में सामने आ चुके हैं और यह आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है। प्रभात, मतलब ये आंकड़े क्या कह रहे हैं कि स्थिति तो चिंताजनक है ही, देखिए थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत तो है ही। बिल्कुल भारती, देखिए आप ये आंकड़े के बारे में मैं बताऊंगा, लेकिन आप जो शुरुआती दौर में जो बता रहे थे कि हमारे न्यूज़ 11 के जो सोशल हैंडल पे लोग लिख रहे हैं कि ये डरा रहे हैं या बकवास कर रहे हैं, तो मैं वैसे लोगों को जरूर अपने चैनल के माध्यम से आगाह करना चाहता हूँ कि उनके परिवार में किसी से कोरोना हुआ नहीं होगा और ना ही कोई कैजुअलिटी होगी। जिनके परिवार में कोरोना हुआ है और कैजुअलिटी हुई, उनसे पूछिए कि कोरोना होने के बाद कैसे वो परिवार उससे वो बाहर निकला है। और हम लोग डरा रहे हैं, हम लोग लोगों को आगाह कर रहे हैं। पिछले अगर 20 दिन से अगर बात करें तो लोगों को आग्रह कर रहे हैं कि भाई आप, कोरोना का काल खत्म नहीं हुआ, अभी भी कोरोना हमारे बीच में है। और यही वजह है कि लगातार अगर रांची की बात करें तो पूर्वी सिंहभूम में भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कल 123 मामले आए थे, उससे पहले 74 आए थे, उससे पहले 72 आए थे और आज 179 मामले सामने। और चाईबासा की हम बात करें तो 84 अकेले मामले 84 आए। इससे पहले दूसरी लहर में कोल्हान के क्षेत्रों में बहुत कम मामले आ रहे थे, 84 जो आए हैं मामले, चाईबासा से बहुत कम मिला था। लेकिन अब उधर से भी मामले सामने आ रहे और ये जो जितने मामले ये सबसे ज्यादा शहरी क्षेत्र से आ रहे, ये चौंकाने वाली है। और जो आज जो आए उसमें 44 जो मामले सामने आए हैं भारतीय, वो अकेले टेलको क्षेत्र से आए हैं। तो समझा जा सकता है कहीं ना कहीं लोगों में लापरवाही बरत रही है, तभी जा सकते हैं कि इतने ज्यादा तादाद में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या सामने आ रही है। और हम लोग लोगों से आग्रह नहीं कर रहे, हम लोग डरा नहीं रहे, हम लोग लोगों से आग्रह कर कि भाई आप कम से कम मास्क पहने, सामाजिक दूरी का पालन। और हमने देखा भी 31 तारीख और 1 तारीख को किस तरीके से लोग पिकनिक हो, स्पॉट्स हो या होटलों में किस तरीके से एंजॉय करें, लेकिन कहीं ना कहीं कोरोना पॉजिटिव पाए गए होंगे, निश्चित है। ऐसे में जो अपर स्वास्थ्य सचिव ने जो सुझाव भेजा है वो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में कारगर होता है। कल बैठक होने वाली है, उस बैठक में क्या निर्णय आता है, लेकिन जिस तरीके से रफ्तार बढ़ रहा है भारतीय,
कहीं ना कहीं डराने और बिल्कुल चौंकाने डराने वाले हैं। आंकड़े अगर हैं। हम नहीं अभी भी चेते तो वो मंजर जो हम राकेश मेरे सहयोगी कुछ बताना चाह रहे हैं। राकेश कुछ कहना चाह रहे हैं। दिलीप मैं आपके पास आऊंगा, राकेश से एक बार मैं कुछ कहना चाह रहे हैं। राकेश जी, राकेश आपको जानकारी दे दूं, अभी अभी जो सूचना हम लोगों के पास आई है, कल शाम 4 बजे आपदा प्राधिकरण की बैठक बुलाई गई है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। स्वास्थ्य मंत्री उस बैठक में मौजूद होंगे, स्वास्थ्य सचिव मौजूद होंगे, पूरा महकमा मौजूद होगा। और जिस बात का जिक्र हम और आज सुबह से कर रहे हैं कि अपर स्वास्थ्य के जो अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य प्रस्ताव दिया है राज्य सरकार को, जी जो प्रस्ताव दिया है उस पर काफी हद तक जो है वो मुहर लग सकती है। कल की बैठक में तमाम चीजों का सरकार जो है वो आकलन कर रही है। तो कल शाम 4 बजे यह बैठक आहूत की गई है। तो कल झारखंड के लिए बेहद महत्वपूर्ण दिन है। कल सरकार जो है कई छूटे जो पूर्व में उन्होंने दे रखा है उस पर पाबंदी भी लगा सकती है। भारती देखिए, तो बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं राकेश कि कल शाम 4 बजे आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक है। मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मौजूद रहेंगे, पूरा स्वास्थ्य महकमा मौजूद रहेगा। और जो सुझाव आज दिए गए हैं काफी हद तक मान करके चलिए कि भैया इन सुझावों में से बहुत सारे सुझावों पर राज्य सरकार अमल करने वाली है स्थितियों के आकलन के बाद। यानी बहुत सारी जो पाबंदियां मिल चुकी हैं उन पाबंदियों पर अब थोड़ी नकेल कसी जाएगी। थोड़ा ये जो ढीलापन अभी राज्य सरकार की तरफ से दिख रहा था कि भैया थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे अनलॉक की जो प्रणाली थी तो अनलॉक को वापस से लॉक करने की तैयारी है। यानी मान करके चलिए कि थोड़ी सी कड़ाई कल शाम 4 बजे की इस बैठक में आपको इन सुझावों में से कुछ अमली जामा पहनते हुए नजर आएंगे। न्यूज 11 भारत इस बैठक की तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचाता रहेगा। बहरहाल राकेश के हवाले से यह बड़ी खबर आपको हम बता दे रहे हैं कि कल शाम 4 बजे आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक है और इस बैठक में बाकायदा फैसला होगा, बाकायदा मंथन होगा कि भैया आगे की रणनीति जो है वो किस तरीके से रखी जाए। मेरे सहयोगी धनबाद से दिलीप मेरे साथ है। दिलीप, रशियन डांस की तस्वीरें देख रहे थे और लोग जाम छलकाते हुए आनंद ले रहे थे। क्या इसको लेकर के कोई कार्रवाई हुई है अब तक या नहीं हुई है, या अभी भी वहां का सिस्टम लेथार्जिक बना हुआ है? दिलीप, देखिए सिस्टम लेथार्जिक नहीं बना हुआ है, अपने तरीके से वो काम कर रहे हैं। क्योंकि जो तस्वीरें न्यूज़ 11 पे चली है, जो खबरें चली है, उनको जो यहाँ के एडीएम है, एसडीएम है, उन्होंने संज्ञान लिया है और 2 बार जो यहाँ पे वेडिंग वेल है वहाँ पर जाकर के मुआयना भी किया और उसकी जांच भी की और अपनी रिपोर्ट भी वो तैयार कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है क्योंकि कोई ऐसे कानून में प्रावधान नहीं किए गए कि अगर आप लॉकडाउन का उल्लंघन करते हैं या फिर सरकार ने जो कोरोना गाइडलाइन का पालन करने को लेकर जो आदेश जारी किया उनका उल्लंघन करते हैं, किन किन धाराओं के तहत उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जा सकता है, किन किन धाराओं के तहत उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा सकती है। तो इस पे मंथन किया जा रहा है। हालांकि तस्वीरें आने के बाद, खबर चलने के बाद जिला प्रशासन काफी गंभीर है और पूरे मामले को लेकर के अपने तरीके से जांच कर रही है। अगर इसमें किसी और की तरफ से कोई शिकायतवाद भी दर्ज किया जाएगा तो उस शिकायतवाद के आधार पर भी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जिला प्रशासन अपने अधिकार क्षेत्र में जो मामले उनके पास आए हुए हैं उस मामले को गंभीरता पूर्वक ध्यान रखते हुए जाँच कर रहे हैं और जाँच के बाद कार्रवाई की जाएगी। और जहाँ तक कोरोना संक्रमण की बात है तो धनबाद में भी संक्रमण में लगातार इजाफा हो रहा है। 253 मरीज और जिसमें 121 मरीज तो कल मिले हैं। जब न्यू ईयर में सरकार ने जिला प्रशासन को दिशा निर्देश जारी किया था, उसके बाद यहाँ पे धारा 144 लगाए गए। तो जो भी पिकनिक स्पॉट थे, चाहे वो मैथन डैम हो, फिर बिरसा मुंडा पार्क हो, तो चांची झील हो, पंचायत जो भटिंडा फॉल हो, वहाँ पे कैंप लगाए गए। तो उस कैंप पे कोरोना जांच की व्यवस्था की गई थी और इस जांच में 121 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए और आंकड़ा 250 से ज्यादा हो गया। तो आप समझ सकते हैं आज भी कई लोगों की रिपोर्ट आनी बाकी है। थोड़ी देर में रिपोर्ट सार्वजनिक करेंगे जिला प्रशासन के लोग तो समझ में आएगा कि आंकड़ों में कितना इजाफा हो रहा। और ये आंकड़े में बढ़ोतरी जिला प्रशासन या फिर राज्य सरकार या फिर स्वास्थ्य विभाग की अनदेखी हम नहीं कर सकते। अनदेखी हमारी और उनकी है। जो दिशा निर्देश जारी होने के बावजूद भी पार्टी में निकले, ठुमके लगाए, डांस किए, जाम से जाम टकराए, उस दौरान ना मास्क पहने रहे, ना सैनिटाइज किया और ना ही कोरोना गाइडलाइन का पालन किया। तो आने वाले समय में धनबाद के लिए अच्छी तस्वीर नहीं आएगी। जी बिल्कुल। चलिए दिलीप, बहुत शुक्रिया आपका। राकेश, आपका भी बेहद शुक्रिया। अमरनाथ, आप हमारे साथ बने रहेंगे। प्रभात, आप हमारे साथ बने रहेंगे। जमशेदपुर और देवघर के कुछ और खबरों का हम जायजा लेंगे। लेकिन
फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे यहां पर। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो एक बार फिर से हम आपको बताएंगे कि देखिए, आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक शाम 4 बजे कल होने वाली है। उस बैठक में क्या कुछ निकल करके आ सकता है, बहुत हद तक आप खुद को प्रिपेयर रखिए कि भैया उस बैठक में क्या कुछ निकल करके आएगा। और हमें गाली देने से पहले, हमें बुरे शब्द कहने से पहले, सरकार को बुरे शब्द करने से पहले, प्रशासन को बुरे शब्द कहने से पहले एक बार याद कीजिएगा वो मंजर जो आज से साल भर पहले देखा था हमने, कि लाशें जलाने के लिए भी हमें इंतजार करना पड़ रहा था। उस मंजर को भूलिएगा मत, क्योंकि वही मंजर हमें बहुत कुछ सिखा के गया है। डंके की चोट पर जारी रहेगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। देखिए, जो कहूंगा सच कहूंगा, डंके की चोट पर कहूंगा। और डंके की चोट पर एक अपडेट आपको बता दे रहा हूं। अपडेट यह है कि कल शाम 4 बजे राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में यह बैठक होगी और कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए सरकार निर्णय लेगी। बैठक में प्राधिकार के उपाध्यक्ष सह मंत्री बन्ना गुप्ता, मुख्य सचिव और अन्य अधिकारी शामिल होंगे। पूरा स्वास्थ्य महकमा इस बैठक में मौजूद रहेगा और इस बैठक में उन सुझावों को भी डिस्कस किया जाएगा जो सुझाव अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अरुण सिंह की तरफ से स्वास्थ्य विभाग को, आपदा प्रबंधन सचिव को जो भेजे गए हैं। हम आपको लगातार बता रहे हैं कि भैया क्या क्या वो सुझाव हैं। एक बार फिर हम दर्शकों को वो सुझाव भी दिखा देंगे कि भैया देखिए किन किन जगह पर थोड़ा कड़ापन हो सकता है, कहां कहां पर सरकार फैसला कुछ कड़ा ले सकती है। तो एक बार हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से वो दिखाते हैं कि भैया कहां कहां पर कड़े फैसले सरकार ले सकती है। वो सुझाव क्या है जो अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य ने भेजे हैं। भैया उन सुझावों को एक बार आप देख लीजिए, समझ लीजिए, आप उसके हिसाब से तैयारी कर लीजिए। स्विमिंग पूल, जिम को बंद करने का सुझाव है। धार्मिक स्थलों को अगले आदेश तक बंद करने का सुझाव है। मेले पर पूर्ण प्रतिबंध है, लेकिन हाट बाजार को बताया गया है कि यह खुले रखने का सुझाव है, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार। शादी समारोह, मृत्यु के बाद जो आयोजन होता है उन सब में 50 लोग जो वैक्सीनेटेड हो, बस उन्हीं के शामिल होने की बात है। नॉन एसेंशियल जो दुकानें हैं उनको अल्टरनेट डेज में है, लेकिन स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थानों को बंद करने की बात है। हाँ, ऑनलाइन क्लासेस जारी रहेंगी। रेस्तरां को सुझाव है कि भैया यहां होम डिलीवरी को मिले सिर्फ चांस। ऑफिस को सिर्फ 50% क्षमता के साथ चलाने की बात है। कार्यालयों में बायोमेट्रिक अटेंडेंस को पूरी तरह से रोकने का सुझाव है कि भाई बायोमेट्रिक को पूरे तरीके से रोक दीजिए। शॉपिंग मॉल को या तो बंद कीजिए या फिर 25% लोगों को ही, यानी जो क्षमता है उस क्षमता के 25% लोग, वो भी सिर्फ वैक्सीनेटेड रहे तभी लोग जाएं। इसके अलावा नाइट कर्फ्यू की बात है। वीकेंड यानी संडे को नॉन एसेंशियल दुकानों को बंद रखने की बात है। ये तमाम जो सुझाव है जिन पर सरकार कल डिस्कस करेगी। तो कुल मिलाकर के आपको हम बता दें कि देखिए, सबसे पहले हम आपको उन सुझावों को बता दे रहे हैं ताकि आप अपने आप को मेंटली तैयार रखिए। आप बोलेंगे कि भैया आदमी भूखे नहीं मरे, तो मैं आपको बताऊं कि देखिए कोरोना के समय में भूख का इंतजाम भी कुछ ना कुछ तो सरकार को करना ही पड़ेगा। सरकार अगर लॉकडाउन करेगी या सरकार अगर थोड़ी सी टाइटनेस बढ़ाएगी तो भैया उसका अल्टरनेट भी तो सरकार तैयार करेगी ना। ऐसे मरने के हाल पर तो किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। और झारखंड एक ऐसा राज्य है जहां पर कम से कम भूख से इस लॉकडाउन में किसी की मौत तो नहीं हुई है, तो इसलिए कम से कम इसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। दीदी किचन और इस तरीके की तमाम तैयारियां राज्य सरकार के पास हैं। तो मेरे सहयोगी कुछ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए, जमशेदपुर से प्रभात जुड़े हुए हैं, देवघर से अमरनाथ जुड़े हुए हैं, रांची से मेरे सहयोगी राजेश जी भी जुड़े हुए हैं। तमाम जो मेरे सहयोगी हैं, सबसे पहले मैं एक बार राजेश जी के पास आ रहा हूं। राजेश जी, लोगों की सबसे बड़ी चिंता यही है कि अगर इस तरीके की कड़ाइयां बढ़ जाएंगी तो भाई आम आदमी तो भूखा मर जाएगा, लेकिन कम से कम ये सुकून देने वाली बात यह है, चूंकि मैंने बहुत करीब से देखा था राजेश जी की, आपने ही वो स्टोरी कवर की थी कि दीदी किचन किस तरह से झारखंड में ऑपरेट कर रहे हैं। बाकायदा आप जा करके कई दीदी किचन में आपने जा करके वहां पर किस तरीके से खाना बन रहा है, लोगों को खाना दिया जा रहा है, वो तमाम तरीके की चीजें आपने ग्राउंड रिपोर्ट करी थी उसको लेकर के। तो लोगों को कम से कम इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है कि भैया आप खाना कहां खाएंगे, पेट कैसे भरेगा। इन सब की तो माकूल तैयारियां राज्य सरकार के पास है। अभी तो ये भविष्य के गर्त में है कि कल फैसला आपदा प्रबंधन की बैठक में क्या आता है, लेकिन अगर ऐसा कोई फैसला आता है तो बहुत ज्यादा डरने या पैनिक होने की जरूरत नहीं है। उसके लिए सरकार के पास प्लानिंग है। राजेश जी,
देखिए, प्लानिंग तो सरकार करती है और सरकार के पास कोई पहला अवसर ऐसा नहीं है कि वो कुछ नया करेगी, और उसके पास अपने फॉर्मेट है। आप जानते हैं कि दो लहर को इस राज्य ने झेला है, तो सरकार ने उस हिसाब से इंतजाम भी किए थे और अच्छा इंतजाम हुआ था। लोग भूख से कहीं कोई बिलबिलाए नहीं। हाँ, ठीक है, वो स्थिति नहीं रहती है कि आप जिस प्रकार से अपने रोजी रोजगार के माध्यम से अन्न या खाद्यान्न उपलब्ध कराते हैं, सब्जियां लाते हैं और खाते हैं। ये तो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, और ये स्थिति जो है इसके लिए कमोबेश हम कहें कि सारे पक्ष दोषी हैं। क्योंकि अगर आप देखें कि आम लोग जो हैं, आम लोग जिस प्रकार से लापरवाह हुए, इसी कारण से आज ये स्थिति बनी है। सरकार ने ढिलाई दी। सरकार अगर प्रशासनिक तंत्र बहुत मजबूत रहता तो शायद इस ढिलाई के दौरान जो भी प्रोटोकॉल्स निर्धारित किए गए थे, शर्तें निर्धारित की गई तो उसको इम्प्लीमेंट कराया जाता तो शायद ये स्थिति नहीं होती। तमाम चीज़ों के लिए हम लोग सभी जिम्मेवार हैं, और ये वेरिएंट जिस प्रकार से है तेजी से फैल रहा है। जहां पहले ये आप देखें कि 18 गुना ज़्यादा पहले पूर्व के जो वेरिएंट थे उससे कम से कम 3 गुना ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है। ट्रांसमिशन इसका बहुत तेज़ी से है, लेकिन सरकार के पास अपने सेटअप है ताकि वह किसी को भूखे नहीं रहने देगी। लेकिन ये कोई सोल्यूशन नहीं है। आज भी हम समझते हैं कि सरकार उन तमाम चीज़ों पर नज़र रखेगी। दूसरी लहर के दौरान आपने देखा है कि सरकार ने आर्थिक गतिविधियों को कमोबेश जारी रखने का प्रयास किया था। ये अलग बात है, कुछ समय के लिए थोड़े से लॉकडाउन सख्ती बरती गई थी, वो बरतने की ज़रूरत है। और आज भी ये समय की मांग है कि अगर हम लोगों को देखिए, लोग जो है वो लापरवाह स्वभाववश होते हैं। लोगों को लगता है कि मास्क पहनने की क्या जरूरत है, कोरोना भाग गया। लेकिन उन्हें नहीं पता कि अगला अगर कोई संक्रमित है वो आपको संक्रमित कर सकता है। तो इस लिहाज से लोगों में अवेयरनेस है। आज मैं देख रहा था, आज एक अच्छा दृश्य मैंने यहाँ पे देखा है कि लोग कम से कम मास्क लगाए हुए हैं। मोटे तौर पर 60-70% लोग मास्क लगाए हुए हैं। ये 3-4 दिनों का डेवलपमेंट है कि लोग लग रहा है कि मास्क पहनने की जो बात ज़रूरत है वो उन्हें महसूस हो रही है। आर्थिक गतिविधियाँ चलाए रखने के लिए सरकार प्रयास करेगी, लेकिन इस बीच जीवन और जीविका दोनों के संदर्भ में सरकार कल विचार करेगी। कल आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में मुख्यमंत्री कुछ महत्वपूर्ण विषय निर्णय लेंगे। तो बहुत ही समुचित और लॉजिकल निर्णय होगा। और हमारी और आपकी सबकी अपील राज्य की जनता से है कि वो जो प्रोटोकॉल निर्धारित किए गए उसके तहत वो उसको फॉलो करें, नहीं तो स्थिति और भी खराब हो सकती है। बिल्कुल। जो आप 60% लोगों को की बात कर रहे हैं ना, जिन्होंने मास्क पहन रखा है, असल में जो बचे हुए 40% लोग हैं ना, यही लोग इन 60% लोगों को भी ले डूबते। देखिए आंकड़ा जो कह रहा है, इन 40% लोगों के लिए मैं आंकड़ा बता रहा हूं। 17 दिसंबर को राज्य में 19 नए मरीज मिले, 18 दिसंबर को 18, 19 दिसंबर को 19, 20 दिसंबर को 32, और यह आंकड़ा बढ़ते बढ़ते 27 दिसंबर को 138 नए मरीज मिले थे, 28 दिसंबर को 155, 29 दिसंबर को 344, 30 दिसंबर को 482, 31 दिसंबर को 753 हो गया यह आंकड़ा। मतलब 10 गुना की जो तेजी है ना, उससे ज्यादा तेजी से यह आंकड़ा बढ़ रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें कौन सा डेल्टा है, कौन सा क्या है, कौन सा ओमिक्रॉन है, अभी तो इसको पता लगाने में भी वक्त लग जा रहा है। सबसे बड़ी चीज है। लेकिन लोग अभी भी यही बोल रहे हैं कि बताइए, कुछ लोगों के कमेंट्स में बता रहा हूं सोशल मीडिया हैंडल के, मुझे सुनकर के हंसी आती है कि मतलब इतने भी ऐसे भी लोग कैसे गैर जिम्मेदार हो सकते हैं। कुछ कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ाने का तरीका ही है, कुछ लोगों का यह कहना है। कुछ लोगों का यह कहना है कि मीडिया अपनी टीआरपी बढ़ा रहा है। कुछ लोगों का यह कहना है कि भूखे मारने की साजिश है। कुछ लोगों का यह कहना है कि एंकर बकवास कर रहा है, इसको कुछ नहीं आता है। मैं फिर कह रहा हूं कि आपको जितनी गालियां देनी है दे लीजिए, जितनी गालियां मुझे देनी है, जितना कोसना है सरकार को, सब कर लीजिए। लेकिन बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि वो जो पिछला मंजर, गुजरा हुआ मंजर था, प्लीज उस मंजर को वापस मत आने दीजिए। मैंने अपनी आंखों से कई लोगों को आंखों के सामने दम तोड़ते हुए देखा, और मुझे यकीन है आप लोगों ने भी उस मंजर को देखा होगा। प्रभात, मैं अगर जमशेदपुर की बात करूं, जमशेदपुर में भी लोगों को सबसे पहला डर यही है कि भैया खाएंगे क्या, खाएंगे कैसे। पिछले लॉकडाउन के दौरान, पिछली बार जब कड़ाई हुई थी, तब भी देखा था कि सरकार चावल जिनके पास राशन कार्ड है उनको भी दे रही थी, जिनके पास राशन कार्ड है उनको भी दे रही थी। यह लड़ाई अपनी है कि केंद्र सरकार दे रही थी, राज्य सरकार दे रही थी, हमें फर्क नहीं पड़ता।
हमें सरकार दे रही थी, हमने दोनों को वोट दिया भैया, वो दोनों सरकारें मिल करके दे रही थी, अपना अपना देख लीजिए। आम आदमी का पेट भर रहा था, लेकिन आम आदमी कम से कम भूखा तो नहीं सो रहा था। हाँ, पिज्जा बर्गर नहीं खा पा रहा था जिसके पास पैसा नहीं है, लेकिन कम से कम दाल चावल के लिए भी उसको बहुत ज्यादा चिंता नहीं थी कि ठीक है किसी तरह कष्ट सह के भी पेट तो भर ही जा रहा था। तो उसके लिए तो सोचने की जरूरत नहीं, इसके लिए तो राज्य सरकार, केंद्र सरकार सबने तैयारी कर ही रखी है। प्रभात। बिल्कुल भारती, देखिए जिस तरीके से पिछली अगर दौर की बात करें, पिछली लहर की बात करें, जिस राज्य सरकार ने जो दीदी किचन चलाया था वो बहुत कारगर साबित हो रहा था। चाहे वो आप बात करें देहात क्षेत्र की या शहरी क्षेत्र के लिए बात करें, वो बहुत कारगर साबित हो रहा। और मैंने अभी कई जगहों पर इसको जाकर कवरेज किया था, वहाँ के गांव के लोग जो है वो काफी सराहना कर रहे थे राज्य के मुख्यमंत्री का कि जो दीदी किचन की शुरुआत की है, वहाँ कम से कम खाने तो मिल रहे थे जो जिनके पास रोजगार नहीं थे, चाहे वो रोजगार नहीं कर पा रहे थे। तो वैसे लोगों को तो राज्य सरकार निश्चित है, अगर कल के फैसले के बाद अगर किसी तरह कोई कड़ाई आता है तो हो सकता है कि राज्य सरकार जो फैसले लेगी तो ये आदमी लोगों का थोड़ा सा सोचना हो जाएगा कि क्या पता नहीं लॉकडाउन लग जाएगा तो फिर से हमें वो जो सुविधा है वो मिल पाएगी नहीं, हम काम पे जा पाएंगे नहीं, ये सारी कवायद होगी। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार ये सारी चीजें आम लोगों की स्वास्थ्य को लेकर देखते हुए कर रही है, आम आदमी को बचाने को लेकर। जिस तरीके से आंकड़े बता रहे, जैसे आप अभी आंकड़े बता रहे थे, अगर हम पूर्वी सिंहभूम के आंकड़े बताएं तो लगातार डबल होते जा रहे हैं, डबल क्या चौबल होते जा रहे हैं। कल जो मिला था वो 172 था, आज 179 हो गया, उससे पहले 74 था, उससे पहले 72 था। ये लगातार ऐसे बढ़ते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है। इसी को देखते हुए जो अपर स्वास्थ्य सचिव अरुण सिंह ने सुझाव भेजा है जो आपदा प्रबंधन के सचिव को कि अगर ये चीजों पर थोड़ी सी अगर सख्ती बरती जाए तो हो सकता है आने वाले समय में जो रफ्तार बढ़ रही है उसे हम कम कर सकते हैं। लेकिन ये सारी चीजें अब कल के फैसले के बाद होगा। लेकिन हम लोग हर दिन लोगों से ये आग्रह कर रहे हैं, लोग कुछ भी बोले, लोगों से हम लोग यही आग्रह कर रहे हैं कि कम से कम आप चेहरे पे मास्क लगाएं। शाम के वक्त भी मैंने जुगली पार्क का दृश्य दिखाया था भारतीय, किस तरीके से लोग जो ठेला खोमचा रोजगार करने वाले वो भी मास्क नहीं पहन रहे थे और जो खरीदार है वो भी मास्क नहीं पहन रहे थे। ऐसे में अगर ये जो पार्क है या फिर मॉल कहें या सब्जी मार्केट कहें, इन जगहों से ही ज्यादा स्प्रेड हो रहा है ये केसेस। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात है कि शहरी क्षेत्र में सबसे ज्यादा पॉजिटिव आ रहे, चाहे वो कल की बात करें या आज की बात करें। और टेल्को क्षेत्र से, अकेले टेल्को क्षेत्र से 44 ऐसे पॉजिटिव मरीज सामने आए। तो कहीं ना कहीं शहरी क्षेत्र के लिए चिंता तो जरूर है। और ग्रामीण क्षेत्र में उस तरीके से पिछले लहर की भी हम बात करें, जैसे ओमिक्रॉन, जैसे कोरोना जब हमारे देश में एंटर किया था या झारखंड में एंटर किया था, तो गांव के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं समझदार हो गए थे और जो बाहर से लोग आ रहे थे गांव में आने नहीं देते थे। तो यही वजह है कि इस बार भी उस तरीके से गांव में उतना नहीं फैल रहा। लेकिन गांव के लोग को अब अपनी समझदारी पहले जैसे दिखाई थी अभी भी दिखाने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से जो रफ्तार बढ़ रहा है कोरोना का, वो कहीं ना कहीं चिंता बढ़ा रहा है लोगों का। आम लोगों के लिए कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है। ठीक है, सरकार, आदमी सोचता है कि जीवन भी चले, जीविका भी चले, ये जरूरी भी है। लेकिन ये जो अपर स्वास्थ्य सचिव ने दिया है, ये आगे 2 सप्ताह के लिए, बहुत लंबा समय के लिए नहीं है भारतीय। अगर आता भी है तो 15 जनवरी तक का सुझाव भेजा है। अगर 2 सप्ताह में बहुत सारा चीज नहीं बिगड़ सकता, 2 सप्ताह में हो सकता है कि जो ब्रेक लग जाए, जो कोरोना जिस तरह से स्प्रेड कर रहा है वो ब्रेक लग जाएगा। तो निश्चित है आने वाले दिनों में जो तीसरी लहर की बात करें या खतरनाक वेव की बात कर रहे हैं हम लोग, जो दूसरा लहर देखे, देखिए जो एम्स के डॉक्टर मानते हैं, प्रभात, मैं एक सर्वे रिपोर्ट बता दूं कि एम्स के डॉक्टर मानते हैं कि फरवरी का जो महीना होगा, इस फरवरी के महीने में कोरोना पीक पर होगा। फरवरी का ये जो महीना होगा ना, फरवरी लास्ट, ये कोरोना का पीक टाइम होगा, फरवरी शुरुआत से लेकर के फरवरी लास्ट तक। अच्छा, सबसे बड़ी बात प्रभात मैं आपको बताऊं, गांव शहर की बात हो रही है, जो लोअर क्लास होता है और जो अपर क्लास होता है, इन दोनों से ज्यादा मरता है इस कोरोना काल और इस लॉकडाउन में ये जो मिडिल क्लास होता है। मिडिल क्लास में भी जो लोअर मिडिल क्लास होता है, ये जो 8,000 से लेकर के 25,000 तक कमाने वाले लोग होते हैं ना, प्राइवेट नौकरियों वाले, छोटे छोटे खोमचे वाले, जिनके सामने यह चुनौती होती है कि पीठ पर किसी का हाथ नहीं है, पिताजी से पैसे मांग नहीं सकते हैं, घर में वो जो खर्चे हैं वो खर्चे रुकने का नाम नहीं लेते हैं। भैया खाना तो खाना ही है, बच्चों की जो जरूरतें वो जरूरतें तो पूरी करनी ही है, स्कूल की जो फीस है जो कि इस लॉकडाउन के दौरान भी प्रेशर बनाए रहते हैं, तो उस प्रेशर को भी तो मानना ही है, पूरा करना ही है। तो ये जो लोग हैं, और सबसे बड़ी चीज है इन लोगों के साथ में कि अगर जहां पर खाना मिलता है फ्री में, वहां पर ये बेचारे जब खाना उठाने जाते हैं तो पड़ोसी देखकर बोलता है अरे भैया आप भी, और वो आप भी जो बोलता है ना, तो वो इनके लिए बिल्कुल खंजर घुसा देने वाली स्थिति रहती है। इनको लगता है कि जैसे किसी ने मुंह पर बेइज्जती कर दी है। लेकिन मैं आपको बताऊं, इन तमाम चीजों को पीछे छोड़ देना है, हमें इन तमाम चीजों को पीछे छोड़ देना है। इस बार जंग जिंदा रहने की है। मैं कड़वी बात बोल रहा हूं,
लेकिन जो हकीकत है वही बोल रहा हूं, जो मैंने फील किया, जो मैंने देखा है वही बोल रहा हूं। अमरनाथ मेरे साथ जुड़े हुए देवघर से। अमरनाथ जी, अब एक सवाल यह है कि भैया देखिए, देवघर की अगर हम बात करें तो प्रशासन किस हद तक तैयार नजर आ रहा है आने वाले समय के लिए? अगर ऐसा कुछ होता है, मान लेते हैं कि अगर सरकार कुछ कड़े फैसले लेती है, जिम बंद कर देती है, धार्मिक जो स्थान है उनको बंद कर देती है, तो देवघर में इसका बहुत असर पड़ने वाला है। और देवघर में इसका असर पड़ने वाला है, तो इसको लेकर के प्रशासन की क्या तैयारी है? मान लिया कि वहां मंदिर पर जो डिपेंडेंट लोग हैं उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था जो है, क्या प्रशासन की तरफ से कुछ होती है? पिछली बार ऐसा कुछ हुआ था? जी, मैं आपको बताऊं कि प्रशासन के द्वारा पिछली बार मंदिर के से जुड़े हुए जो कुछ पंडा पुरोहित थे उनको, एवं जो और भी जो धागा बदिया, फिर कहे कि जो छोटे छोटे जो दुकानदार थे उनके बीच राहत सामग्री का जरूर वितरण किया गया था, लेकिन वह राहत सामग्री एक नाकाफी था, जिसको लेकर के कई लोगों ने इसका विरोध किया था और कहा कि जो प्रशासन के द्वारा जो खाद्यान्न का जो वितरण किया गया है जा रहा है वह नाकाफी है। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि जो मंदिर से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, या फिर कहें कि हजारों की संख्या में ऐसे लोग हैं जो पंडा पुरोहित हैं, यहाँ के स्थानीय व्यवसायी हैं, जब से इस बात की खबरें सोशल मीडिया पर और चैनल पर चलनी शुरू हुई है कि मुख्य सचिव के द्वारा कल बैठक और मुख्यमंत्री के द्वारा कल बैठक होनी है और उस बैठक में कल डिसीजन लिए जाने वाले हैं, हो सकता है कि फिर से लॉकडाउन हो, इसको लेकर के काफी लोग परेशान हैं कि फिर एक बार जैसे ही अगर मंदिर अगर बंद होता है तो फिर क्या स्थिति होगी, क्योंकि पूरा देवघर का अर्थशास्त्र जो है वो मंदिर पर टिका हुआ है। देवघर में कोई बहुत बड़ा उद्योग नहीं है, यहाँ पर सबसे बड़ा उद्योग मान लें या फिर जो भी हम मान लें, तो यहाँ पर सबसे बड़ा बाबा बैद्यनाथ मंदिर ही है, उसी पर ये पूरा शहर चलता है। और ऐसे में अगर एक बार फिर जो अभी सुझाव आया है स्वास्थ्य सचिव के द्वारा कि मंदिरों को, धार्मिक स्थानों को बंद करने की, तो अगर बंद किया जाता है तो वैसी स्थिति में फिर क्या होगा? जी आशुतोष, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। देखिए, कुछ लोगों को हम भूल जाते हैं, जैसे कि अभी अमरनाथ जी ने बताया कि भाई अब मंदिर के जैसे पंडा पुरोहित लोग हैं, इन्हें हम भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि वकील जो होते हैं, भाई हर वकील लखपति करोड़पति नहीं होता है, और सब उन लोगों को भी तो ध्यान रखना पड़ेगा। इन लोगों के लिए भी तो कुछ ना कुछ व्यवस्था, वो जो प्राइवेट कंपनियों में छोटे छोटे काम करते हैं उन लोगों के लिए भी कुछ ना कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी। राजेश जी, पिछले बार से बहुत कुछ सीखने की भी जरूरत है। पिछली बार बहुत कुछ नया था, लेकिन इस बार कम से कम सरकार के पास भी एक्सपीरियंस है ऐसी चीजों को हैंडल करने के लिए। तो कल जो आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक है, उस बैठक में मुझे जहां तक लगता है कि पिछले जो एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस को ध्यान में रख करके ही सरकार कुछ फैसला लेगी। राजेश जी। हाँ बिल्कुल, देखिए फैसला लेने का समय है, और जिस प्रकार से आंकड़े बढ़े हैं, भारतीय आपने देखा कि कल जो आंकड़े आए हैं 1007, आप देखिए कि 495 सिर्फ रांची से हैं, तो ये आंकड़े डराने वाले हैं। और अगर इन्हें अगर नहीं रोका गया तो फिर ये ज्योमेट्रिकली बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहला जो वेरिएंट आया था वो 2 से 3 लोगों को संक्रमित करता था, उसके बाद दूसरा जो वेरिएंट आया वो 6 लोगों को संक्रमित करता था औसतन, और ये जो है ये 18 लोगों को संक्रमित कर रहा है। तो आप देखिए कि ट्रांसमिशन इसका कितना तेजी से, ठीक है ये कमजोर है थोड़ा, लेकिन आपको बीमार तो कर ही देगा, बीमार कर देगा, और बीमारी की वजह से आप उसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, कई दवाइयां आपको लेनी पड़ेंगी, आप कमजोर हो जाएंगे, और मेंटली और कम से कम ये प्रेशर हो जाएगा आपको कि एक कोरोना के पेशेंट हम भी हो गए, और इसे इसका जो साइड इफेक्ट है वो काफ़ी ख़राब है। ठीक है, ये फैटेलिटी नहीं है, फैटल अभी केसेस नहीं आए, और झारखंड में कोई ओमिक्रॉन का भी केस अभी तक नहीं आया है, लेकिन ये ना आ रहा है तो इसका कोई गारंटी नहीं कि कल को नहीं आएगा। इसलिए सरकार को सख्त कदम उठाने की ज़रूरत है। कल जो बैठक होने वाली है, मैं अभी आपको बता दूं ताज़ा अपडेट की IMA की राज्य इकाई ने सरकार को पत्र लिखकर यह आग्रह किया है। कई ऐसे बिंदु है जिसका जिक्र उन्होंने किया है। अभी एक IMA की एक्सपर्ट कमेटी की बैठक हुई थी, हमारी बात डॉक्टर प्रदीप से हुई, तो उन्होंने कहा कि कई ऐसी चीजें हैं जहां पे असेंबली होती, जहां पे गैदरिंग होती, जैसे जिम है, रेस्टोरेंट है, इन सब जगहों पर, स्टेडियम है, इन सब जगहों पर तत्काल प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए, उन्हें रोकना चाहिए, या कुछ गाइडेड जो असेंबली है वो होनी चाहिए। जैसे शादी ब्याह है, उन सब जगहों पर जो छूट दे दी गई थी उसे रेस्ट्रिक्ट किया जाना चाहिए जैसे पहले किए गए थे। देखिए, प्रतिबंध और जो सतर्कता से ही हम इस जंग को जीत सकते हैं। ये
प्रूव्ड है, देखिए पूरी दुनिया में प्रूव्ड है। आप देखिए कि अमेरिका में, इंग्लैंड में 2-2 लाख केसेस रोज आ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड, इटली, तमाम देशों में ये स्थिति भयावह हो गई। कई जगहों पर आप देश की बात कर लें कि मुंबई में क्या स्थिति है। मुंबई में सबसे ज्यादा ओमिक्रॉन के मामले आए, वहाँ नाइट कर्फ्यू चल रहा है। दिल्ली में नाइट कर्फ्यू, केरल में, कर्नाटका में, तमिलनाडु में, पश्चिम बंगाल ने भी ऐलान कर दिया है लॉकडाउन का, सेमी लॉकडाउन का। तो ये चीजें होनी है क्योंकि ये बहुत ही प्रैक्टिकल मेथड है और इंस्ट्रूमेंट है जिसके माध्यम से हम ट्रांसमिशन को रोक सकते हैं। अगर मैं किसी से नहीं मिलूंगा तो कहीं कोई गुंजाइश नहीं बनती है कि कोई दूसरा संक्रमित होगा। लेकिन अगर कहीं हम रेस्टोरेंट में खाने जाते हैं तो वहाँ बैरा आता है, वो परोसता है, अब मेरे बगल में जो भी खाने के लिए बैठा है वो भी संक्रमित हो सकता है। इस तरह से ट्रांसमिशन जो है इसका जियोमेट्रिकली होता है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 होते रहता है। तो इस चीज को रोकने के लिए, इसे तोड़ने के लिए, इस चेन को तोड़ने के लिए तो ये सख्त कदम उठाए जा सकते हैं। देखिए सरकार ने पिछले दूसरी लहर के दौरान आपने देखा कि जीवन और जीविका दोनों का ख्याल रखा। तो सरकार के स्तर से कहीं कोई चिंता नहीं है। सरकार जरूर चिंतित रहती है कि उसकी आर्थिक गतिविधियां थोड़ी धीमी पड़ जाती है क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम सरकार के उसी से है। इकोनॉमिक एक्टिविटी चलती रहती है तो सरकार को आय भी होती रहती है। अब ऐसे में अगर कोई प्रतिबंध लगा दिया जाए तो उसमें उनके सोर्स जो है प्रभावित होते हैं। लेकिन जीवन महत्वपूर्ण है और जीविका भी चलाना जरूरी है। अच्छा, सबसे बड़ी बात है, चलिए बिल्कुल सही बात है। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश, बहुत शुक्रिया अमरनाथ, बहुत शुक्रिया प्रभात। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि अब जैसे बात हो रही है कि भाई रेस्टोरेंट जो है तो उनको सिर्फ होम डिलीवरी की इजाजत मिलेगी, तो जो रेस्तरां चलाने वाले हैं, जिनका घर परिवार इससे चलता है, उनको ये बात नागवार गुजरेगी। हम अगर ये बात बोल रहे हैं तो हम तो लोगों की भलाई के लिए बोल रहे हैं, लेकिन बात यह है कि जो रेस्तरां चलाते हैं उनके लिए हम समझते हैं ये बात। जो जिम चलाते हैं, जिनका घर ही जिम चलाने से चल रहा है, भैया उनको नागवार गुजरेगी। उनको सवाल पूछेंगे कि भाई हमारा घर कैसे चलेगा। तो देखिए कुछ दिनों का कष्ट है ये, इस कष्ट को हमें मिल करके झेलना पड़ेगा। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि हम आपके साथ नहीं हैं, हम आपके साथ हैं। बस थोड़ा कष्ट आप उठाएंगे, थोड़ा कष्ट हम उठाएंगे, थोड़ा कष्ट सब उठाएंगे, तो ये जो कष्टकारी समय है ना, ये कष्टकारी समय निकल जाएगा। क्योंकि जिंदा रहना बेहद जरूरी है। जिंदा रहेंगे तभी तो बाकी सारी जरूरतों को पूरा करेंगे। जब जिंदा ही नहीं रहेंगे तो जरूरतों का करेंगे क्या? जरूरतों का अचार भी तो नहीं लगा सकते। तो जिंदा रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए, गाइडलाइंस का पालन कीजिए। बस इतना ही कहूंगा। नमस्कार, जोहार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।